जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एटीएस के सरबराह विनीत अग्रवाल जी हैं। एटीएस जो कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है टेररिज्म का मुकाबला करता है और बाकायदा तौर पर अभी नए नए चैलेंजेस आए हैं। कोरोना के बाद जो है वो एटीएस की जो सारी चीज़ें जो है वो बदल गई है। ऑनलाइन जो है प्रोपेगेंडे ज़्यादा होते हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन तरबियत देती है और लोगों को वर्गलाती है। तो इस सिलसिले में एटीएस क्या काम कर रही है और किस तरह से यानी चैलेंजेस एटीएस के बदले हैं, वो हमें पूरी तफसील के साथ बताएंगे विनीत अग्रवाल जी। विनीत अग्रवाल जी बताएं क्या है एटीएस का काम जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, लेकिन नए नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो उस हिसाब से काम थोड़ा बढ़ा है। लेकिन हमारा काम चालू है, हम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उन पर हम एक नज़र बनाए हुए हैं और जो भी कोई शख्स या जो भी कोई संगठन नौजवानों को बरगलाने की कोशिश करता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि दाइश, आईएसआईएस और आईएसआई, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अलकायदा, सनातन संस्था, हिंदू जन जागृति समिति और नक्सलाइट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नौजवानों को रिक्रूटमेंट करती है, इस तरह की चीज़ें वो फैलाती है। फसाद के नाम पर, दंगे के नाम पर, मज़हब के नाम पर उनको वर्गलाया जाता है। तो ऐसी वेबसाइट्स पर एटीएस किस तरह से नज़र रखती है और वक्तन फ़वक्तन क्या क्या कार्रवाई की जाती है? हाँ, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका है काम करने का। इस तरह जो संगठनों के आपने नाम लिए, कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ लोग इतना नहीं देते हैं। लेकिन हमारी तो नज़र सब पे बनी हुई है और कोशिश भी हमारी यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को रोका जाए। जो लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उनको समझाया जाए, उनको रोका जाए, बीच में एक दखल दी जाए। तो उस हिसाब से हमारा काम चालू है। हमारे अलग अलग सेल हैं, जिससे हम फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ऐसे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर करने के बाद फिर कुछ भी हमको ऐसा नज़र आता है जो आपत्तिजनक है, जिसमें हम ऑब्जेक्शनेबल है, तो फिर हम उसके फिर और डिटेल में जाते हैं और कौन लोग हैं ये जो इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलतफहमी में कुछ छोटी मोटी बात है तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है हमें कि नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत कोई बात फैलाई जा रही है या लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हमारे पास अपने तरीके हैं, हम उस हिसाब से काम करते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि किस तरह से यानी नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश के तौर पर यह बताया जाता है कि उन्हें जो है बेहतर मकान दिया जाएगा, अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी, ऐसी पेशकश की जाती है। जैसे कि हमने आईएसआईएस के मामले में भी देखा, जो दाइश है उन्होंने कई हिंदुस्तान के ज़्यादातर केरला, कर्नाटक और दूसरे सूबों में उसके असरात ज़्यादा पाए गए थे और इसी तरीके से वो अपना काम अंजाम देते हैं। तो उसमें ज़्यादातर तालीम याफ्ता नौजवान जो है वह गए हैं। तो ऐसे नौजवान जो उस तरफ जाते हैं या फिर ऐसा अनजाने में वो उनकी साइट्स पर चले जाते हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए एटीएस क्या करती है? हाँ, इसमें क्या होता है कि जो भी तालीम दी जाती है वो उससे पहले ये है कि परवरिश कैसी है। अगर आपने बच्चा जब छोटा है तो उसका जो जहन है, उसका जो दिमाग है, वो एक गीली मिट्टी की तरह है। तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप उसे मोड़ेंगे बच्चे का दिमाग उस तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद फिर आप उसे कितनी भी तालीम दें, उससे फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। उसका जहन एक गलत दिशा की तरफ मुड़ चुका होता है। तो यही रहता है कि इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी रहती है। जो घर में जो और लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं या जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, दोस्त हैं, उनको भी नज़र रखना ज़रूरी है कि भाई उनका लड़का या उनका दोस्त या उनका भाई या बेटा क्या किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। तो ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा उस पर निगाह रखें, उसकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखें, उसके बिहेवियर को देखें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सिमी के बाद अब जो है वो मरकज़ी सरकार ने IRF
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी कहलाए जाते थे जाकिर नायक, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर जो है पाबंदी आयद की है, उसमें तौसी की है 5 सालों की। तो एटीएस ने भी ये कहा है कि जो भी उससे वास्ता रखता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर जो है मुल्क के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम भी आयद किया जा सकता है, यूएपीए के तहत मुकदमा भी हो सकता है, तो कई दफ़ात के तहत मामलात भी दर्ज हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? और ये पाबंदी लगाने का एटीएस ने जो ये नया रूल्स बनाया है, जैसे सर्कुलर निकाल के ये कहा है कि जो इसकी सरगर्मियों से जुड़ा रहेगा या इसके साथ में कांटेक्ट में रहेगा या इसे फंडिंग करेगा या फिर वो दूसरी सरगर्मियाँ अंजाम देगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो बताइए पूरे मामला क्या है? नहीं, इसमें यह है कि एक आदमी है जिसका नाम जाकिर नायक है, वो स्कॉलर, आपने उनको इस्तेमाल किया अल्फाज, वो ठीक नहीं है। वो डॉक्टर है, वो मेडिकल डॉक्टर है, वो ऐसे कोई स्कॉलर वाले पीएचडी फ़िलासफ़ी करी हो ऐसा नहीं है। और उनके उन्होंने जो भी अपने भाषणबाजी करी है, जो भी उन्होंने कहा है इस्लाम के नाम पर, उस पर काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, हिंदुस्तान में एक से एक स्कॉलर है, मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जिनको इस्लाम की बारीकियों के बारे में पता है, वो समझते हैं कि इस्लाम क्या है, वो भी इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका जो तरीका है वो तरीका इस तरह का है कि देश में फसाद पैदा करना, दो कम्युनिटीज़ के बीच में दरार पैदा करना और गुमराह करना नौजवानों को। तो इसलिए इनकी जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए बैन किया था नवंबर 2016 में। उसके 5 साल पूरे हो गए नवंबर 2021 में। उसके बाद फिर ये बैन जो है 5 साल के लिए बढ़ाया गया। तो ये तो एक कायदे का एक प्रोविज़न है, एक उसकी तरतूद है कि भाई जो भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है UAPA में, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई भी तरह का राफ्ता रखेगा या उनके फंड्स के साथ कोई मैनेजमेंट करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जिससे उसको फ़ायदा हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी गुनहगार हो जाएगा, उसको भी सज़ा मिलेगी। बताया जाता है कि जाकिर नायक जो थे वो तबलीग करते थे, इस्लाम की तबलीग करते थे, लेकिन उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया इस केस में और वो जो है बेकसूर है। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? वो अपने आप को बेकसूर कहकर लोगों को बताते हैं कि वो मैं इस मामले में जो है फंसाया गया हूँ। नहीं, अगर उनका कुछ कहना है तो वो तो मामला कोर्ट में तय होगा, कोर्ट में जाके वो अपनी दलील पेश कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, और भी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जहां पर उनके भाषण को रोका गया है। अब मलेशिया में वो शायद हैं, वहां भी उनको भाषण पे पाबंदी है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है, कनाडा है, UK है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार ने किया है, और भी सरकारों ने किया है, क्योंकि उनमें जो भी कुछ इस्लाम है उसका संबंध अल्फाजों से नहीं है। तभी मोहम्मद पैगंबर कहा गया, क्योंकि उनको अल्लाह का पैगाम है। अब पैगाम से तो आप दूर हो जाए और अल्फाजों को पकड़ के, अब इतने साल हो जाते हैं, अल्फाज बदल जाते हैं, ज़ुबान बदल जाती है, उसका इधर से उधर तोड़ मड़ोड़ के लोगों को गलत बात कहना और आतंकवाद को बढ़ावा देना, तो ये तो मुझे लगता है किसी भी मुल्क की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी आपका ये कहना है कि कुरानी आयत का जो है गलत तर्जुमा पेश करके, तशरीह पेश करके और गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करके वो नौजवान को वर्गलाते हैं। नहीं, अगर कहीं किसी मजहब में ऐसा लिखा है कि आप जो है सही रास्ते पे जाइए, आप सही रास्ते पे जाएंगे और सही रास्ते पे जाते समय अगर आपकी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो आप पीछे मत हटिए। अब इसका कोई तर्जुमा ऐसे कर दे कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाइए, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। सभी समझते हैं इन बातों को, कोई आजकल का नौजवान भी कोई ऐसे नासमझ नहीं है, हर आदमी समझता है और हर आदमी अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा है और इन सब बातों की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है आजकल। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, जैसे कि देखा जा रहा है कि एकदम नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों की तरफ से, चंद लोग होते हैं, लेकिन उसको जो है बाद में एजेंसीज़ को उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। जिस तरह से
तौहीन रिसालत के मामलात हो जाते हैं तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, यानी पैगंबर की तौहीन करते हैं कोई तो उस पर सड़कों पर आ जाते हैं। दूसरे जो रिलीजियस स्पीकर्स है या स्कॉलर्स है उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। तो ऐसे मामलात में जो है हालात और ख़राब होते हैं और गड़बड़ी होती है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद कुछ ढील होती है तो ऐसा मामला तय होता है। तो आपका इसमें क्या कहना है पूरा, यानी क्योंकि ये मामला जो है आगे जाके टेररिज्म की तरफ भी जुड़ते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को या कोई बाहर का भी आदमी हो, किसी भी धर्म की शान में गुस्ताखी करने का इजाज़त नहीं है, और अगर है तो ये गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि आप कुछ दूसरे रास्ते पे चले जाएं। वो दूसरा रास्ते पे जो जाते हैं या इस तरह की जो एक सिचुएशन पैदा होती है, जो हालात पैदा होते हैं, उनका कुछ लोग जो फ़ायदा उठाते रहते हैं, फिराक में रहते हैं, उन लोगों से बचना चाहिए। एटीएस ने हाल ही में जो मुंबई ब्लास्ट की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, जैसे कि दिल्ली स्पेशल सेल ने कार्रवाई की थी, पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जान मोहम्मद धारावी से उठाए गए थे। उसके बाद एटीएस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया, जाकिर, इरफान और रिजवान। तो ये तीनों के रोल के बाद जो है पूरे मामले को एकदम से देखा गया कि आईएसआई और डी कंपनी मिलकर ये धमाका कर रही थी और दाऊद इब्राहिम का भाई इसमें खुद इन्वॉल्व था। तो आपने बजाते खुद जो है ये जानकारी दी थी, तो अब ये मामले में कहाँ तक मामला पहुँचा और क्या पूरा मामला था? नहीं, देखिए, जो भी इस तरह की काम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी इस तरह से जो लोग गुर्बत में हैं उनको पैसे का लालच देके आप अगर चाहें कि कुछ गलत काम करवा लें, तो ये तो क्रिमिनल्स ही कर सकते हैं। तो क्रिमिनल्स को अभी थोड़ा सा बीच में इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश हुई थी, जिस केस का आपने जिक्र किया। तो लेकिन उस केस में हमने समय पर कार्रवाई करी और अभी तो मामला उसकी तफसील चालू है, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो जैसे कुछ होगा तो उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन और अंडरवर्ल्ड जो है मिलकर काम कर रहे हैं, अब ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है मुल्क के लिए हमारे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब एक केस आप ये समझ सकते हैं जिस केस में ऐसा हुआ है, या जो एक आप समझ सकते हैं वो परिवार है या जो आपने जिक्र किया। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि ये दो अलग हैं। कोई आदमी गुनहगारी का रास्ता अलग है और आतंकवाद का रास्ता अलग है। लेकिन जब आतंकियों को कुछ नहीं मिल रहे लोग, तो फिर वो गुनहगारों का सहारा लेने की कोशिश कभी कभी करते हैं। नहीं, ऐसे एज में जो हालात पैदा होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि गुर्बत जो है एक अहम वजह होती है, बहुत सारे लोग जो है तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग टेररिज्म से जुड़ते हैं, तो उसके क्या मकसद होते हैं? नहीं, इसका जैसे मैंने बताया ना कि लोगों को बरगलाने के लिए अगर उनके जहन में बचपन से ही आपने गलत कोई चीज़ भर दी है उनको, तो वहाँ पर उसके बाद आप उसके ऊपर कितनी भी तालीम ले लें फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़रूरी ये है कि जब बच्चा छोटा है तभी आप उसको समझाएं कि असली मज़हब क्या है, मज़हब का मतलब क्या है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कभी भी कोई भी मज़हब कबूल नहीं कर सकता, जैसे आतंक है, किसी बेगुनाह को मारना है, या किसी के जहन में खौफ पैदा करना है। तो इस तरह की बातें जो बोले, जो बताए किसी मज़हब का, तो वो गलत ही है, उससे बचना चाहिए। और ऐसा हो गया है, ऐसे उदाहरण आपने सही दिए हैं कि तालीम लेने के बाद भी कुछ लोगों का हमने देखा कि उनका आतंक की तरफ रुझान हो गया। लेकिन ये कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। बाय एंड लार्ज जैसे ये है कि जो आदमी पढ़ा लिखा है, जो आदमी समझदार है, वो समझ जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास, ऐसी मिसालें हैं, लेकिन ये मिसालें कम हैं। ऐसे नौजवान जो बहक गए हैं वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, कौमी धारा में वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए एटीएस क्या कर रही है? नहीं, उसके लिए हमारा प्रोग्राम है, लेकिन वो अंडर कवर प्रोग्राम है। उसमें हम उनसे हम राब्ता करते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि हम ऐसे किसी पे सीधा अगर हम गुनाह दाखिल करें तो उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है। तो वो हमें नहीं करना है। हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, हम चाहते हैं कि इससे पहले की बात पूरी तरह बिगड़ जाए उसको परिवार को सचेत कर देते हैं।
तो ऐसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग हैं हमारे पास। जुल्म और नाइंसाफ़ी की कोख से जो है दहशतगर्दी जन्म लेती है, आपने अभी बात वाजे की है। तो ये यानी ज़्यादातर देखा जाता है आला सतह पर जो है वो तासुब या फिर नाइंसाफ़ी नहीं हो पाती। बहुत से लोगों की पहुंच होती है कि आला सतह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के लेवल पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएँ हो जाती है, नाइंसाफ़ी हो जाती है, तो किसी का जहन ख़राब हो जाता है, कुछ वर्गला मिलने में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी फ़ायदा टेरर ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। तो इस सिलसिले में कुछ सुधार पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, या कुछ आपके तौर पर क्या राय है? हाँ, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि या तो आदमी गुर्बत में होगा, तो आपने बोला कि आतंक आदमी उसको उठा लेता है कि भाई यार आसानी से हमारा काम कर देगा, और या किसी आदमी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन ये बात पिछले 20 साल पहले तक शायद ठीक होगी, लेकिन आज की तारीख में आप देखें तो जैसे पुलिस स्टेशन में किसी का नाइंसाफ़ी हो गई तो उसके पास और बहुत सारे साधन हैं। आज वो ह्यूमन राइट्स में जा सकता है, आज वो कोर्ट में जा सकता है, PIL फाइल कर सकता है, पॉलिटिशियंस से आसानी से मिल सकता है, आला अधिकारियों से मिल सकता है। तो वो जो हिस्सा है ऐसे लोगों का जो नाइंसाफ़ी के शिकार हैं और आतंकवाद की तरफ मुड़ गए, ऐसा लगता है ये परसेंटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लगभग ख़त्म हो गई है। वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिला लाइफ में, जिनको मज़हब का सही मायने नहीं बताया गया, गलत मायने बता दिया, उनको बरगला दिया और फिर उनका इस्तेमाल किया गया। ये थे विनीत अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि दहशतगर्दी को फ़रोग देने के लिए कुछ गुमराह कन प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, जिसके बाद जो है नौजवानों को वर्गलाया जाता है और फिर उसे जो है दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन अपने इस्तेमाल करती है। ऐसे नौजवानों से विनीत अग्रवाल ने अपील की है कि वह सही इस्लाम को समझे और अपने तौर पर समझे कि किस तरह से यानी कौन सा रास्ता सही है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।